नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मतदान से पहले झारखंड और महाराष्ट्र में मतदान में अब वक्त बचा ही नहीं है और उससे पहले राजीव कुमार की मशीन, हम इसे आयोग की मशीन नहीं कहें, ये तो उन लोगों की मशीन है जो संवैधानिक संस्थाओं को धाता बता करके अपने जेब में कैद कर लिए। इसीलिए हम नाम लेकर के बोलते हैं राजीव कुमार की मशीन। उस राजीव कुमार की मशीन जिसके भीतर मैनिपुलेशन होता है और फिर मोदी जी का वो जश्न होता है, विजयी जश्न। उस मशीन का काला सच पूरे डिटेल के साथ आ गया है। पहले भी इसके कई हिस्से आ चुके थे, लेकिन बाकायदे एक मतलब इन डेप्थ पूरा डिटेल रिपोर्ट तैयार हुई है। और इस रिपोर्ट में है क्या-क्या? ये मतदान के वक्त महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों प्रदेशों के मतदाताओं को अवेयर करने के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। बताने के लिए मैं उतना तकनीकी रूप से बता नहीं पाऊँगा, तो इसके लिए हमने 2 खास मेहमानों को जोड़ा है। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। हमारे साथ 78 साल के भगत सिंह, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। मैं यही कहता हूँ 78 साल के भगत सिंह, स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जी, तीस्ता सीतलवाड़ हैं। नमस्कार। तीस्ता जी से आप लोग परिचित होंगे। ये आज के दौर में मेरे जैसे पत्रकार, जो मैं खुल के कहता हूँ कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि जो एक्टिविस्ट नहीं है और जर्नलिस्ट है, उसको जर्नलिज्म छोड़ करके मार्केटिंग का मैनेजर बनना चाहिए। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर वो एक्टिविस्ट नहीं है तो मैं फिर कहता हूं वो मार्केटिंग मैनेजर बन जाए, डोर टू डोर मार्केटिंग करे। और आज की तारीख में कर भी रहे हैं लोग, ऐसी भी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। तो तीस्ता सीतलवाड़ वो एक्टिविस्ट हैं जिन्हें इस दौर में मैं वीरांगना मानता हूं, क्योंकि डरती नहीं है। डर के माहौल में जो डरे ना, वही आज की तारीख में हमारा हीरो है। तो ये न सलाखों से, न जेल से, न वो 2 जो बैठे हुए हैं साहिबान, उनसे किसी से डरती नहीं। इसलिए इस वीरांगना को भी मेरा सैल्यूट है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। सीधे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब, ये तो जब से हमसे जुड़े हैं मेरे लिए ये जो है शक्ति के पुंज हैं, यहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है। तो गर्ग साहब, आपने ही तैयार की है रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे पास आया पीडीएफ, मैंने उसको पढ़ा भी, लेकिन मैं उतना बेहतर ना समझ पाऊँगा ना समझा पाऊँगा। इस रिपोर्ट में क्या है ये महाराष्ट्र और झारखंड को जिससे अवेयर होने की ज़रूरत है? क्या है इस रिपोर्ट में? आशीष जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा करेक्ट करने की कोशिश करूँ। मैंने तो हुँ, इसमें कुछ टेबल बनाए हैं। बाकी हुँ, तो काम जो है वीएफडी ने किया है और हुँ, दिन-रात रख के किया है। मैं तो सिर्फ़ ऐसा ही है, ऐसे मेरा नाम हो गया, लेकिन मैंने सिर्फ़ टेबल बनाया है कुछ। तो उसमें क्या है कि हमने जो देखा है, पहली बात जो अब आपके क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है हमारे सामने कि झारखंड खंड और महाराष्ट्र में चुनाव में, निर्वाचन में जो लोग पीड़ित हैं, मैं तो पीड़ित ही बोलूँगा, पार्टियाँ भी पीड़ित हैं इससे हुँ, हुँ, राजीव कुमार से। वो क्या करें कि ठीक हो हुँ, जाए? उसके बारे में इसकी बो रिपोर्ट की बाद में जो रिपोर्ट में से सामने तथ्य हैं, उससे मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो वैसे तो तीस्ता जी ने, वीएफडी ने पोस्टर भी जारी किए हैं, ये डिटेल में बताएँगे। लेकिन हुँ, उसको एक सतर्क रहना ज़रूरी है। कई हुँ, दफा हम ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं करता, मशीन तो कुछ नहीं कर सकती, मशीन तो ठीक रहती है। अगर हमारे मन में ये बना रहेगा तो फिर हम उसकी चोरी पकड़ नहीं पाएंगे। हुँ, क्योंकि मैं चोरी एग्जाम में भी पकड़ता रहा हूँ, एमबीबीएस के हुँ, दाखिले में पकड़ता रहा हूँ। हुँ, चोरी हुँ, पकड़ने के लिए आपको शंका करनी पड़ती है। मैं बीमारी हुँ, की चोरी भी पकड़ता हूँ, शरीर के, मनुष्य शरीर के अंदर शंका के बगैर आप। और इनको अब जो विपक्षी दल हैं, इनको शंका इनके मन में आती नहीं कि यार हुँ, इसमें कोई गड़बड़ भी हुई होगी। अब हुँ, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये शंका ही नहीं है, ये तथ्य हैं। मैं 2-3 हुँ, तथ्य आपको बता देता हूँ, जिससे हमारे जो दर्शक हैं, हुँ, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको जरा सा ये समझ आ जाए कि क्यों हो रहा है ये। बाकी बातें फिर बाद में करेंगे, पहले राउंड में यही कहूंगा।
देखिए 2 इलेक्शन साथ में हुई, हरियाणा और झारखंड, इसकी जे-एंड-के की। हरियाणा की एक फेज में हुई 90 सीट, जे-एंड-के की 3 फेज में हुई 90 सीट। तो अब वो 3 फेज की, और ये पहले ये चारों इकट्ठी होनी थी, इकट्ठी नहीं की, ये भी इलेक्शन कमीशन का एक गेम है। अब मैं हरियाणा में इन्होंने पहले दिन रात को 11 बजे जो वोट परसेंटेज बताया 65.6565, उसको बढ़ा के 7 तारीख को जो गिनती करने जो गणना करने से पहले 12 घंटे पहले 2.25% बढ़ा के 67.90 कर दिया। अब ये हरियाणा तो ज्यादा उतना वो पहाड़ी एरिया नहीं है, उतने जंगल नहीं है। ये मेरे पास पहले फेज की जे-एंड-के मैं दिखा रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन का अपनी रिपोर्ट है। इसमें जो रात को 11:45 पे बताया गया आंकड़ा, वो था 69.65, और जो फाइनल आंकड़ा है वो 69.69 है। 0.04 0.04 का अंतर है, वहां 2.25 का अंतर है। इसी तरह मैं ये आपको दूसरा आंकड़ा दिखा रहा हूं, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही है। ये है सेकंड फेज जम्मू कश्मीर का। ये कश्मीर का एरिया है, दोनों पहला और दूसरा एरिया। इसमें 61.11 से 61.38 हुआ, 0.27% बढ़ा। अब ये जम्मू का एरिया पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां से पोलिंग पार्टी को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, आर्मी की कॉन्वॉय के साथ चलना पड़ता है, लोग वोट डालने के लिए भी निकलना मुश्किल होता है। तो वहां से वैसे भी जोग्राफिकली भी एरिया वो पहाड़ी भी है, जंगल भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है। पुलवामा हम जानते हैं जो हुआ किया, जो भी कुछ बोले, तो वहां तो वोटिंग 11 बजे 11:45 पे आ गया सारा कुछ, कोई बहुत चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ हरियाणा में जहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ से खट्टर साहब का, जहाँ नायब सिंह सैनी का राज और ये दोनों जो महारथी हैं उनका राज चल रहा था, तो फिर तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आंकड़ा बढ़ाया गया। और तीसरी बात मैं ये भी बताता हूँ कि जहां इनको आंकड़े की, क्योंकि जम्मू में कश्मीर में नहीं उस तरीके से, अब मैं जम्मू की भी बात करता हूँ। जम्मू में भी मैं अभी पहले से दूसरे की नहीं, दूसरे और तीसरे के अंतर की बात कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ये बात समझ आ जाए। वहां 57.03 था जम्मू में, जो 11:45 पे दिया, और उसके बाद जो फाइनल दिया वो 57.31 दिया, 31, तो 0.28 बढ़ा, 0.04, 0.27, 0.28। जम्मू कश्मीर में तो ये बड़ा है, लेकिन हरियाणा में 2.25% बढ़ गया। उससे 24 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें जो है इंडियन नेशनल लोकदल को, वो हमने अकेली इस रिपोर्ट में तीस्ता जी ने दी हुई है, बड़ी डिटेल से, कितने कितने मार्जिन से कितनी सीटें जीतियां क्या है। तो ये एक बात है कि इससे हमें शंका करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं तो बड़ी गड़बड़ है यार। अब तो नायब सिंह सैनी ने बोल भी दिया था कि हमने सब व्यवस्थाएं कर दी है, हम जीतेंगे, मेजॉरिटी में जीतेंगे। सो इसलिए मैं ये इतना निवेदन करता हूं कि ईवीएम में कोई जो गड़बड़ है, उसके लिए हरियाणा में पहली दफा जरा सा कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। क्या उन्होंने पानीपत में जो ईवीएम की बैटरी थी, वो 99% बैटरी का उन्होंने ये लिख के दिया, और आरओ को रिसीव करवाया कि बैटरी कैसे देगी, और 9 मशीनों का 10 का करवाया हुआ है। तो उन्हीं 10 में से बीजेपी जीती है। तो इसलिए इसमें एक बात, बड़ी बात है कि ईवीएम में जो प्रोग्रामिंग है। अब दूसरी बात अभी करके फिर बात अपनी आप तीस्ता जी से पूछना। दूसरा ये है कि जो ईवीएम 2 कंपनियां हैं सरकार की जो बनाती है और इनको बेचती है, वो एक का सर नाम है बैज। सर एक निवेदन है, सर एक निवेदन है, उस मशीन हाँ का नाम मत लीजिए, इस देश में गुनाह है। तीस्ता जी तो हाँ, सब जानती है कि गुनाह की सजा कैसे लोग देते हैं। वो मशीन अगर नाम ले लेते हैं तो यूट्यूब वीडियो ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है, चलो वीडियो पर नहीं हम एलो नाम साइन लेते, आ जाता है उसको। हम इसीलिए हम नहीं राजीव नाम कुमार लेते। की मशीन करते हैं, उनके नाम से हमने हाँ, उसको रजिस्ट्री कर चलो दिया है राजीव कुमार पेटेंट। की मशीन है, जिस हाँ। मशीन में जो सिंबल लोड किए जाते हैं, वो भी हम्म, वही जो बनाते हैं मशीन को वही लोड करते हैं।
हाँ। और जो बनाने वाले हैं मशीन को, उनके जो बोर्ड, उनका जो मालिक है, मालिक में तो उनके जो सरकार है उनकी, उसमें आरएसएस बीजेपी है। तो अब हम्म। आप सोच लीजिए कि हम एक पंजाबी में कहते हैं, घर का ढोल घर की डोमनी, बजा दादी बजा दादी। तो वो अपना ढोल अपनी डोमनी तो बजा ही रहे हैं। ऐसे लिए हमें वो सिंबल लोडिंग का जो है, सिंबल लोडिंग में गड़बड़ होता है। पूरे दुनिया के एक्सपर्ट्स ने, अब तो एलन मस्क ने भी बोल दिया, लेकिन दुनिया के एक्सपर्ट बोलते हैं, अगर मैं ये काम रिजल्ट निकालने के लिए मैं भी करता रहा हूँ, जो एमबीबीएस का हम एंट्रेंस टेस्ट लेते थे, तब हम पूरा डिस्कनेक्ट करते थे कि भाई आप तो प्रोग्रामिंग में गड़बड़ कर देगा। जो हमारा प्रोग्रामर है, वो अगर किसी से मिल जाएगा, प्रोग्रामर में गड़बड़ करके बोल देगा कि इसके सब जवाब ठीक पढ़ देना, वो तो फर्स्ट आ जाएगा। वो 10 के पैसा सौदा कर देगा तो 10 का फर्स्ट आ जाएगा। तो हम उसको आंसर की नहीं देते थे प्रोग्राम के लिए। इनके पास आंसर की है, क्योंकि वो तो ऐसा यू जो है वो आंसर की है बेसिकली उनकी। और वो एसएलयू का जो कोड है वो बताने से इनकार करते हैं, 43 दिन निकलने के बाद बताते हैं। तो इसलिए इससे सतर्क होने का एक तरीका तो ये है कि मशीन में, लेकिन जो दूसरा काम है कि मशीन में जितनी पड़ गई उस वक्त तो नोट करो, ठीक है, वो भी एक बड़ी बात है। वो बाद में अपन सेकंड राउंड में करेंगे। अब मैं उसी तीसरा पे विषय आऊंगा, सेकंड राउंड में आऊंगा। मैं आपके पूरे बात से जो सवाल लेके भी तीस्ता जी के पास चल रहा हूँ, दो बातें मैंने समझा। एक तो आपने कहा कि शंका करना जरूरी है। मैं ये बात सबसे पहले कहा था जब जस्टिस संजीव खन्ना आज की तारीख में सीजेआई हैं, जब इन्होंने पर्चियों के मिलान की याचिका पर कहा कि आप शंका मत कीजिए। शंका करना, ये हर चीज पर शंका करना अच्छी बात नहीं है। उस दिन लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी शक्ति संविधान और जनता से पाती है, उससे ऊपर नहीं है। जब उन्होंने कहा कि शंका नहीं करना चाहिए हर चीज पर, तो उस दिन मैंने ये बात कहा था कि प्रगतिशील समाज में हर चीज पर शंका करनी चाहिए। अगर शंका नहीं करेंगे हम, तो हम तरक्की नहीं करेंगे। और लोग, डेमोक्रेसी तो शंका के ही आधार पर चलती है। हाँ, शंका नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई कि इस मशीन का क्या इलाज किया जाए। कोई इलाज तो है नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तीस्ता जी, वहां पर भी निराशा ही अब तक हाथ लगी है। हम लोग या ये निकालते हैं, डाटा निकालते हैं, आंकड़े निकालते हैं, दिखाते हैं, कोई असर नहीं। राजीव कुमार सामने आते हैं, वो ट्रक के पीछे लिखी हुई शेरो शायरी करके चले जाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे। अब डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग यहाँ पर बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर कभी पीसी करने आएंगे तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना, उन्होंने बोला अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे दौर में कैसे हम बाहर निकल पाएंगे इस काले कोठरी से? देखिए, बिल्कुल। एक तो मैं दो चार चीजें स्पष्ट करना चाहती हूँ कि एक तो ये जो हमारा रिपोर्ट, अभी दूसरा रिपोर्ट निकाला है, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है हरियाणा और कश्मीर वाला, जम्मू एंड कश्मीर वाला। इसके पहले हमने लोकसभा के ऊपर जुलाई महीने में निकाला था। इसमें ये पूरे 3 एक्सपर्ट्स का गाइडेंस है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग है, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उन्होंने पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और टेबल प्रोवाइड किए हैं। फिर प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस हैं, वो आईआईएम अहमदाबाद से रिटायर्ड प्रोफेसर है। और प्रोफेसर हरीश कर्णिक है, जो आईआईटी कानपुर से रिटायर है, और दोनों मेंबर इंडिपेंडेंट पैनल फॉर मॉनिटरिंग इंडियाज इलेक्शंस हैं। ये 3 एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर ये रिपोर्ट तैयार किया गया। अभी हमारे वोट फॉर डेमोक्रेसी के लिए इतना अहम क्यों, ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है? हम नागरिक की संस्था है जो सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, और मैं उसी जरिए टेक्निकल बातें मैं डॉक्टर गर्ग पे छोड़ दूंगी, मगर मैं जो सवाल पूछूंगी बुनियादी, वो संवैधानिक है और नागरिक के सवाल को लेकर है। मैं आपको सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी, मैं किसी को इम्प्यूटेशन नहीं करना चाह रही हूँ, मगर चुनाव आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिनको जवाब देना है देश के आवाम और जनता को। वो किसी सरकार की चुनाव आयोग नहीं है, वो किसी एक पक्ष की चुनाव आयोग नहीं है। इट गेट्स मैंडेटेड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उनकी सॉवरेनिटी लोगों से आती है, जनता से आती है। स्पष्ट तरीके से धारा 324 और 326 आप पढ़ लें तो कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उनका जो जिम्मा है, जिम्मेदारी है, वो देश की आवाम जनता के प्रति है। उसी से लेकर मैं दूसरा सवाल करूंगी कि ये जो डेटा
आप और हमारा वोट या हजारों की संख्या में जो वोट मशीन में, पहले बैलेट में पड़ता था, अभी मशीन में पड़ता है, वो मशीन, वो डेटा का मालिक कौन है? ये मैं बुनियादी सवाल करना चाहती हूँ। अगर आप वर्ल्ड वाइड देख लो कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ओडी, जीडीपीआर गाइडलाइंस को देखो, जो डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस है डेटा को लेकर, वो साफ सुथरा ये कंक्लूजन पे कहती है कि द ओनरशिप ऑफ द डेटा, जो मालिकाना है जो डेटा का, वो नागरिक के साथ है, चुनाव आयोग के साथ नहीं। वो सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 324 टू 326। ठीक है, ये बुनियादी बात है। अभी मैं आपको सवाल करती हूँ कि आप 2019 तक कोई भी चुनाव देख लीजिए, तो आंकड़े जो दिए जाते थे वो एक्चुअल वोट्स पे दिए जाते थे कि कितने वोट डाले गए। मतलब मैं ये मोटी बातें करूंगी, जैसे मैंने कहा डॉक्टर गर्ग बारीकी से बात करेंगे। परसेंटेज ऑफ वोट तो नहीं गिना जाता है। जब आप और हम बूथ के अंदर जाते हैं, आपका नाम लिखा जाता है, एक रजिस्टर जैसे बनाया जाता है, वो बनता है फॉर्म 17A। मतलब ये रजिस्टर हो गया कि वोट ने, अभी ये सब मतदारों ने इतने बूथों में इतने लोगों ने एंट्री की, ठीक है, वो बनता है आपका 17A। फिर उसके बाद जो ईवीएम में वोट पड़ने के बाद जो वो कैलकुलेशन होता है, और उसको राउंड ब राउंड कैलकुलेट करके ओपनली डिक्लेयर करना पड़ता है, पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ता है आफ्टर एवरी राउंड कि ये राउंड में इतने पड़े, ये राउंड में इतने पड़े, ये राउंड में इतने पड़े। और आखिर में जब ईवीएम सील करने से पहले एक कॉपी रहती है चुनाव आयोग के पास, एक कॉपी डली जाती है ईवीएम के अंदर सील करने से पहले, और एक कॉपी दी जाती है कैंडिडेट के हाथ में, 17C फॉर्म। तो ये 17A और 17C फॉर्म में आंकड़े साफ होते हैं, दे आर इन एक्चुअल नंबर्स। मुझे सवाल आपसे करना है और चुनाव आयोग से भी करना है आपके जरिए कि चक्कर क्या है भाई, आप ये एक्चुअल फिगर्स देते क्यों नहीं हो? आप इसी एक्चुअल फिगर्स को, पहले तो आपने लोकसभा चुनाव में उसको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज परसेंटेज कर दिया, फेज वाइज परसेंटेज कर दिया, उसके बाद आपने हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मतदान क्षेत्र के जरिए भी नहीं, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज कर दिया, जहाँ पे एक जिले में 3 सीट हो सकती है, 6 सीट हो सकती है, 4 सीट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, 2 सीट हो सकती है। तो ये चक्कर क्या है? अभी एक हाल में आर्टिकल मैंने पढ़ा था डॉक्टर माधव देशपांडे का वायर में, बोले इट डिफाइज द लॉजिक ऑफ डेटा साइंस कि आप इस तरह का डेटा डाइवर्ज कर रहे हो, और अगर आप साफ सुथरे तरीके से डेटा डाइवर्ज नहीं कर रहे हो तो शक होना ही होना है। और ये शक होने की वजह से हम नागरिक होते हुए एज ए सिटीजन ग्रुप हम बस सवाल कर रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम भी, जैसे हमने रिपोर्ट तैयार करने के बाद हमने एक नोटिस भी भेजी थी चुनाव आयोग को, जुलाई 19 को, कहा था ये सब सवालें हैं, ये कुछ फाइंडिंग्स हैं, आप सही आंकड़े डिक्लेयर करके इसको नकार दीजिए, बता दीजिए कि ये गलत है, डिस्प्रूव कर दीजिए, वी आर ओपन फॉर दैट। मगर अगर आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर आप जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप एक्चुअल फिगर्स क्यों नहीं दे रहे हैं, तो क्या शक नहीं पैदा होगा लोगों के दिमाग में? दूसरी बात, ये जो हरियाणा वाला रिपोर्ट दिखाता है कि 6 या 7 बजे जब पोलिंग बंद होता है, कभी 6 बजे, आमतौर से 6 बजे बंद होता है, तो कितने लोग क्यू में हैं खड़े, उनको चुनाव आयोग को स्लिप देना पड़ता है, वीडियो निकालना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कोई रिकॉर्ड आप जारी नहीं कर रहे हैं। अप्रैल महीने में, अप्रैल 28 तारीख थी शायद, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी वो एडीआर वाले पिटीशन पे, तब उन्होंने खुलेआम एफिडेविट ऐसे दाखिल करके कहा कि 17C फॉर्म को पब्लिकली जारी करना खतरा होगा। अरे किस चीज का खतरा होगा? उस वक्त याकूब कुरैशी जी और लवासा जी जो पूर्व चुनाव आयोग अध्यक्ष थे, कमिश्नर्स थे, उन्होंने इंडिया टुडे पे कहा था कि ये रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोगों ने वोट दिया, उसको जारी करना खतरा किस बात पे, किस चीज पे? तो इस तरह की बातें रख के आप वेब ऑफ सीक्रेसी जिसको बोलते हैं ना, पूरा एक ढक देना, पर्दे से ढक देना, और उसके बाद इस तरह के आंकड़े आप देख रहे हैं, जो आंकड़े के बारे में डॉक्टर गर्ग बात करेंगे
कि आंकड़े में बड़े बड़े फर्क, अगर आप पूरे स्टेट को देखेंगे तो 2-2.5% देखेंगे, मगर आप विद इन दैट अगर आप एग्रीगेट देखेंगे तो और भी फर्क है, जो आगे डॉक्टर गर्ग आपको बताएंगे। तो बुनियादी स्तर पे जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ है। जवाबदेही चुनाव आयोग अभी हमारा नहीं रहा है। और एक आखिरी बात कह के मैं आपके अगले प्रश्न के लिए वेट करूंगी कि नवंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जस्टिस के.एम. जोसेफ के बेंच का कि चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट निष्पक्ष होना चाहिए और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी राय लेनी चाहिए। बस जजमेंट आया भी नहीं और आपने 1-1.5 महीने में एक कानून लाके इसको पलटा दिया जजमेंट को। तो आज सिर्फ सरकार, प्रधानमंत्री और नाम के वास्ते लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और उस वक्त जब राजीव कुमार का अपॉइंटमेंट हुआ था फरवरी मार्च 2014 में 24 में, तो अधीर रंजन चौधरी ने खुलेआम कहा था कि हमारे पास कुछ एक रात पहले 200 नाम दिए गए और हमें पता भी नहीं था हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, फिर कुछ काटे गए और मतलब इट वाज रिड्यूस्ड टू अ कंप्लीट मॉकरी, मतलब एक हंसी मजाक बनाया गया पूरे प्रोसेस को। तो आपको मशवरा करना नहीं है, आपको निष्पक्ष किसी को बिठाना नहीं है, आपको बस ऐसे अधिकारी को बिठाना है जो सरकार की बात सुने। तो ये चुनाव आयोग की पूरी स्थापना जो है वो गैर संवैधानिक। तीस्ता जी, जो आपने कहा ना कि हमें शंका क्यों ना हो, आपको तो शंका है, मुझे तो यकीन है। आपने कहा कि राजीव कुमार ने कहा कि खतरा पैदा हो जाएगा, वो मैं चर्चा करने वाला था। बहुत दुरुस्त चीजें आपने वो लॉजिक की लाई कि सुप्रीम कोर्ट में जब आया कि 17C को अपलोड किया जाए, इन्होंने हलफनामा दिया, कहा खतरा हो जाएगा। मैं राजीव कुमार के बात से सहमत हूं, आप शायद यकीन न करें लेकिन मैं सहमत हूं। वाकई खतरा हो जाएगा, देश के लिए नहीं लेकिन किसी एक शख्स के लिए खतरा हो जाएगा, कुछ लोगों की एक गिरोह के लिए खतरा हो जाएगा अगर उसको सार्वजनिक किया जाएगा। उस गिरोह को बचाने का काम राजीव कुमार ने ले रखा है, इसलिए सार्वजनिक नहीं होगा। नहीं तो सार्वजनिक होने में 17C ये डॉक्यूमेंट किसके लिए है? मैं निजी तौर पर, आपको यकीन नहीं होगा, मैं 17C को पर अवेयर करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अवेयर हो जाए, पहले मैंने 17C को समझा, पढ़ा, और हर चुनाव में मतदान के पहले 2-3 प्रोग्राम करता हूं। लेकिन दिक्कत है कि एक ही कुआं है, उसमें भांग पड़ा है, उसी से पानी विपक्ष वाले भी पीते हैं। आज तक ये इतना नहीं सक्षम हो पाए कि 17C कलेक्ट करवा पाए। 17C अधिकार है, हर पोलिंग एजेंट को मिलना ही चाहिए। अगर प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहा है, वो वीडियो बनाए, जेल जाएगा वो प्रिजाइडिंग अफसर। 17C कोई निजी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो राजीव कुमार के प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं है कि वो नहीं दिखाएंगे हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हम क्यों दिखाएं। वो इस देश का हक है, लेकिन मनमानी है, और मनमानी उस दौर में होगी ही जहां पर इतना नकारा विपक्ष होगा। ये कहने मुझे नहीं रत्ती भर गुरेज है, जो अपने बूथ पर ऐसे पोलिंग एजेंट न खड़ा कर पाए कि वो 17C लिए बगैर हटे ना। स्टालिन ने करके दिखाया, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर स्टालिन ने करके नहीं दिखाया होता तो तमिलनाडु में 3-4 सीट भाजपा जीती होती, और उसके पीछे बहुत ठोस आधार भी दिया जाता है डॉक्टर साहब। क्योंकि आप याद कर लीजिए, मैं तो रेगुलर डे टू डे नोट करता हूं, 6 मेगा इवेंट हुए थे मोदी के तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से पहले। 6 मेगा इवेंट, अगर 4 सीट जीत जाती तो बड़ा आधार था कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वहां 6 मेगा शो किया है, 4 सीट आ गई भाई। लोग भी कहते हैं, हम आप भी कहते हैं, हाँ यार इतना मेहनत मगर तमिलनाडु को लेकर भी आप हमारा रिपोर्ट जरूर पढ़िए, क्योंकि सीट हाँ, भले नहीं आई हो मगर परसेंटेज हाँ, बहुत बड़ा है भाजपा का, और हाँ, डबल डिजिट में चला गया है। तो वो हाँ, धीरे धीरे काम करते हैं ना आगे के देख के। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये 17C जो है, 17C का जो है एक उसका फायदा लिया जा सकता है इस रोकने के लिए। कम से कम कुछ तो है कि आप घर पे, आपको ये लगे कि हाँ चोरी हो सकती है, घर पे ताला तो लगाओगे कि चोरी होनी है तो बिना ताला जाएंगे, यार चोरी तो होनी ही है। ये 17C से ताला लगाया जा सकता है, ताला कोई तोड़े तो बात अलग की है। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है 17C में? आप बोलना भी चाह रहे थे कुछ तकनीकी रूप से 17C को लेकर के। म्यूट है सर, म्यूट है आप, म्यूट है।
पहले तो मैं ये बात आशीष जी करूंगा आपसे, हमारे दर्शकों से, कि जो आपका इतने प्रोग्राम आपने किए उसका एक फायदा हुआ है। वो ये है कि हरियाणा के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग मेरे पास आए हैं, एक होडल के और एक बड़खल के। हाँ हाँ दोनों को हाँ 17C के बारे में बहुत ही ज्ञान था, हाँ और एक तो कई दफा एमएलए रहे, एमपी रहे। उनको जब मैंने हाँ बोला ऐसे, उन्होंने फोन लगाया, हाँ भाई आपके बूथ में कितनी मशीन में निकली वोटें, हाँ आपके 70-80 में कितनी, मतलब ऐसे उनको है। इसका फायदा हुआ है, एक तो मैं ये बोलूंगा। अब क्या दिखना है, 17C का पहला जो राजीव कुमार ने जो एफिडेविट फाइल किया, उस पे कंटेम्प्ट होना चाहिए। वो झूठा हाँ एफिडेविट दिया है। क्यों? क्योंकि 17C फॉर्म हर पोलिंग एजेंट को देना, ये पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी है। इट इज मैंडेटरी कि उसको दे। वो ऐसा नहीं है को मांगे, उसको देना है। जब हर पोलिंग एजेंट को देना है, तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कैसे है, उससे झगड़ा कैसे हो जाएगा, उसको कोई टेम्पर कैसे कर देगा? ये जानबूझ के गड़बड़ कर रहा है, इसमें झूठा एफिडेविट। दूसरा उसमें और भी है, 17C फॉर्म या कोई भी फॉर्म, कोई भी नागरिक जायज जितनी फीस प्रेस्क्राइब करता है निर्वाचन आयोग, वो दे अदा करके उसकी अदायगी के बाद दे सकता है। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ ना। सो इसलिए राजीव कुमार ने झूठा एफिडेविट दायर किया है। उस पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को देख लेना चाहिए कम से कम। एक तो ये है। अब 17C में क्या है, ये जो लोग हैं, पहले जब एंट्री होती रहती है, क्योंकि ये बहुत तरह के तंत्र लगाते हैं, हर पोलिंग एजेंट अपने वो टिक करता जाता है कितनी वोटें पड़ी हैं। वो साथ साथ में अगर नंबरिंग करता जाए अपनी लिस्ट में, तो उसको पता चलेगा इतने लोग आए थे, एंटर हुए थे, 17A में एंटर हुए। अब 17A की फोटो खींच के देना जो है, ये मांग बनेगी हमारी, ये 17A की फोटो खींच के दो। अब बाद में उसमें और एंटर कर देंगे, क्या करेंगे हम? हालांकि उस पर साइन करवाने हैं। उसके बाद दूसरा जब मशीन बंद करते हैं, तो उसमें नंबर आ जाता है इमीडिएटली कि कितनी वोट पड़ी। उसकी भी फोटो खींचनी चाहिए, कितनी वोट पड़ी। तो उसकी फोटो खींच के सबको दे दो कि भैया देख लो मशीन में इतनी पड़ी है, ताकि कम से कम जो पहले गड़बड़ कर ली बाद में ना हो, 2.25% बढ़ा के ना हो कम से कम। ये दूसरा है, ये मांग होनी चाहिए। लेकिन 17C में वो नंबर भरना है। जब वो नंबर भरना है, वहां देख के मिलान करके, मशीन का नंबर देख के, बैटरी के परसेंटेज देख के वो अपना नोट करो, ताकि अगर वहां बैटरी मशीन बदली होगी, ये 99% वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि देखिए जी, क्योंकि नंबरिंग जो है, अब कहना मुश्किल है, जब 20 लाख मशीन का अभी हिसाब नहीं दे रहे, 19 लाख का बॉम्बे हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो अब हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। डुप्लीकेट तो नोट चल रहे हैं, जहां हर चीज डुप्लीकेट हो रही है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि कहीं देश के नेता भी डुप्लीकेट ना बन जाए, क्योंकि इसमें तो डुप्लीकेट कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इनकी मंशा पे शंका होती है कि ये ट्रांसपेरेंसी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। कैसे? तीस्ता जी ने जैसे बताया है। अब देखिए हरियाणा में क्या है पोजीशन। हिसार में 7 सीटें हैं, जो फरीदाबाद है उसमें 5 है, 6 हैं, सिरसा में 5 है, तो कहीं 5 है, 6 है, 4 बहुत से में है, फतेहाबाद में 3 है। तो आप कैसे ये बताएंगे कि भाई ये 2 है, दादरी में 2 ही है, पंचकुला में 2 ही है। आप एक जिले का बता रहे हैं, कहीं 2 का बता रहे हैं, कहीं 7 का बता रहे हैं, कहीं 6 का बता रहे हैं, कहीं 5 का। ये तो कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं रही। सो इसलिए ये गड़बड़ क्या कर रहे हैं। 230 बूथ एवरेज हैं, पोलिंग स्टेशन जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब जिसमें 2 हैं उसके तो 407 का आंकड़ा इकट्ठा बता रहा है, जिसके 3 है उसका 690 का बता रहा है, जिसके 4 हैं उसका 920 का बता रहा है, जिसके 5 हैं उसका 1150 का बता रहा है, जिसके 6 हैं उसका आप हिसाब लगा लो 1380 का बता रहा है, और जो जिसके 7 हैं उसका तो फिर अपने आप ही हिसाब लगा सकते हैं, 1610 का बता रहे हैं। तो ये कहाँ का यूनिफॉर्म तो रही ना। कहीं आप 200 400 का बता रहे हैं, कहीं 1600 का बता रहे हैं परसेंटेज। अच्छा, दूसरा जिला वाइज ना तो कोई आरोप लगता है, ना जिला वाइज वोट पड़ती है,
ना जिला वाइज उसका हम्म, हिसाब निकाला जाता है। तो आप जिला वाइज आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं कोई बेईमानी है। आप इसमें कोई खराब करना चाहते हैं, कोई अदला बदली करना चाहते हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको। जो आंकड़ा सामने आ गया, हम सब जानते हैं। जो 5वीं कक्षा का गणित का जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, छात्र है, वो जानता है कि भाई परसेंटेज निकालने के लिए 2 आंकड़े चाहिए। हम्म, तो एक तो कितनी वोट पड़ी, कितने वोट डले, और ये कितने इलेक्टर थे। अगर हम्म, कितने वोट डले आपके पास हैं, कितने इलेक्टर आपके पास हैं, आपको परसेंटेज निकालने की क्या जरूरत है? आप वोट डले बता दो कि इतनी है भाई। हाँ, सो इसमें ये दूसरा, इसलिए 17 सी फार्म के लिए अब झारखंड और महाराष्ट्र के लिए मैं तो यही हम्म, कहूंगा कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, फोटो खींचने से मना करेंगे, वो मेरे को मालूम है, नहीं खींचने देंगे। वो 17 सी की भी फोटो नहीं खींचने देंगे, 17 की भी नहीं, 17 सी तो देना ही है। एक तो ये है कि सब लोगों को मैंडेटरी, जैसे आपने बताया स्टालिन ने किया, इनके जो पोल मैनेजर्स हैं, जो इनको टेक्निकली साउंड करते हैं, वो 17 सी फार्म बोल दें कि भी वो एजेंट ने बाहर नहीं निकलना देने के बगैर। लेकिन उसके पहले भरने के समय देखना है कि वो ईवीएम में जितना वोट का आंकड़ा दबाने से आया है उतना ही उसमें भरा जाए, और हाँ, डायरी में नोट करे अपनी में। दूसरा 17 सी में उसको देखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके साइन होने हैं उस पे भी। हम्म, क्लोजिंग में 17 सी और 17 ए में साइन होने हैं पोलिंग एजेंट के, तो उसमें वो देख और सकता है। उसके हाँ पहले भी गर्ग साहब, जब काउंटिंग हो रहा है, हाँ दर जी, राउंड के काउंटिंग के बाद अगर फिगर डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं तो हाँ जी, काउंटिंग वहीं के वहीं रुका दो। रुका दो। हमने वो तो बात की बात है ना, काउंटिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा, नॉर्थ वेस्ट में, हाँ जहाँ पे अमोल कीर्तिकर जी यूबीटी के कैंडिडेट 48 वोट से हारे। हाँ, 19 और 32। राउंड 24 के बीच में उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, वो रिटर्निंग ऑफिसर कहीं चली गई। हम्म, हाँ, उस वक्त ये लोग हड़बड़ा गए, पता था उनको कि कुछ गलत हो रहा है। अगर उस वक्त वो रुका देते इलेक्शन काउंटिंग और बोले नहीं, जब तक आपको राउंड द राउंड नहीं देंगे हम होने नहीं देंगे, आपको बहुत असर्टिव होना पड़ेगा और अपना या अधिकार अपने हाथ में रखना पड़ेगा। मैं हाँ, यही इसी बात एक, पे एक, तीस्ता जी, एक, जी 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 डॉक्टर साहब जी आप बोलिए तब मैं एक ही बात कह के फिर बाद में और करता हूँ कि देखिए, तीस्ता जी ने ठीक कहा है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा एक्टिविस्ट रहा हूँ। उसको रुकवाने के लिए आपको पूरी फोर्स के साथ खड़े होना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं हाँ, काउंट के, जो लाठी चार्ज करना करो, जो करना करो, ये हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए मांग करनी पड़ रही है कि आप अपना जो है दायित्व वो निभा नहीं रहे, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। हमें मांगना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको गलती नहीं करने देंगे, हीरा फेरी नहीं करने देंगे। ये बात जोर से बोलना होगा। बिल्कुल। और मैं बताऊं आपको, मेरे एक मतलब वरिष्ठ नेता है कई बार के। जी तीस्ता जी आप हाँ, म्यूट है, म्यूट। इंसान 7,000 वोट से लीड कर रहा था, हम्म, उसको ये 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 राउंड का नहीं बता के आपने अचानक 48 से हरा दिया। नहीं नहीं, मैं एक नेता की बात बताऊं, हमारे पास आए बैठे थे तो चर्चा में बताने लगे अपने चुनाव का, कि मेरे चुनाव में ऐसा वो हुआ कि बिल्कुल आ गया, ऊपर से फोन के हराना है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी वो किनारे जाकर के सर्टिफिकेट काउंटिंग पूरी होने के बाद, ये तो राउंड के बीच आप कह रही है ना, काउंटिंग पूरी होने के बाद कई बार होता है कि 500 वोट से जो जीता है वो सर्टिफिकेट देने में डिले करते हैं, और थोड़ा सा ही पता चला कि वॉशरूम गया, उतने में दूसरे को दे दिया सर्टिफिकेट, उसके बाद आप बस जाते बस। रहिए कोर्ट। और ये आपको इतनी बड़ी याद होगा ताकत कि होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले खबर हम्म, आई थी कि 150 डीएम को गृह मंत्री फोन कर रहे हैं और बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, एक बात, हाँ, दूसरी बात, हमारे जो पूर्व अधिकारी थे जैसे देवासायम जी वगैरह, जो अपराइट ऑफिसर है, उन्होंने हम्म, आरओज को लेटर लिख के कहा कि आपकी संवैधानिक कर्तव्य आप भूलिए मत, हम्म, आपको निष्पक्ष रहना है। उन्होंने बहुत बढ़िया ड्राफ्ट बना करके पूरे आरओज के 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आरओज को भेजा था। तो हम्म, ये सब हो चुका है, मतलब ये सब हो चुका है ये देश में, और हम लोग ऐसे करते हैं, बिहेव कर रहे हैं कि सवाल करना ही मतलब पाप है। अरे, नहीं, मैं आखिरी सवाल मैं बुनियादी तौर आपको, पे मेरा सीता जी, सवाल करना मेरा संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है और हम नहीं करेंगे सवाल।
अधिकारी नहीं, मैं मैं एक बात पे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब तीस्ता जी से कि क्या कुछ ऐसा जी प्लानिंग है, कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि मशीन में, मैं यही बात बार बार करता हूँ कि मशीन में जब पोलिंग खत्म हो गई, बटन दबाया, आ जाता है उस पे कि इतना इसमें 632 वोट पड़ा है, 642 पड़ा वोट। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि नोट गिनने के जमाने में जब मशीन नहीं थी, थूक से गिनते थे, थूक लगा के गिनते थे, हाँ जी तब हाँ तो मैं जी मानता हूँ कि हाँ चलो 3 नोट फिसल गया, हमने हम्म दिया था जो है 51,000 रुपया, निकला 49,500, तो दोबारा आदमी फिर से थूक खर्च करता हम्म था, फिर दोबारा हम्म थूक खर्च करता था, इस बार थोड़ा हम्म, ज्यादा लगा लगा के रगड़ेंगे नोट को, तो आता था चलो 51 आ गया। जब कैलकुलेटर के दौर में आप या बिल्कुल करेक्ट हैं कि 200 बूथ है, सारी मशीनों ने बता दिया एक बटन पर कितने वोट हैं, हम्म परसेंटेज हम्म निकालने में तो ज्यादा झमेला है साहब राजीव कुमार। परसेंटेज के लिए तो गुणा भाग करना पड़ेगा ना, कि गुणे इतना भागा 100। अच्छा, आप एक वोट तो बात सीधा और मैं जोड़ लो कि सारे हाँ मशीन का हाँ वोट जोड़े और इस विधानसभा में कुल इतना वोट पड़ा है, नंबर ऑफ देखिए वोट परसेंट तो सब बता परसेंटेज सकते हैं। में वोट्स की गिनती में गलती भी हो सकती है, क्योंकि आप राउंड ऑफ बिल्कुल। करते मैं हैं। आपको आप हाँ। मैं राउंड ऑफ आपको करते एक हैं। बात और दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जी। जिलों का आंकड़ा जो दिया 22 के 22 जिलों का, जो हम्म। इन्होंने परसेंटेज दिया पूरा स्टेट का, उसके हिसाब हम्म। से वोट निकाल दो कितने पड़े। और हम्म। जो इन्होंने जिला वाइज दिए, जिला वाइज निकाल दो, 22 के 22 जिलों का मिलता नहीं आंकड़ा। फिर 22 के 22 जिलों का जितना वोट जिले की परसेंटेज वाइज निकला, उतना ईवीएम में नहीं निकला। 22 के 22 जिलों का जो हम्म। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनमें 84 का, 6 को छोड़ के 84 कॉन्स्टिट्यूंसी, 84 का वोट जो उन्होंने बोलना परसेंटेज लास्ट शाम को 7 बजे जो बोला, 8 बजे गन्ना से 12 घंटे पहले, उसमें भी नहीं मेल खाया, उससे भी मेल नहीं खाया। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात है, राजीव कुमार ने इस दफा जो बहुत बदली की है, उसका उसकी उसकी जो ईमानदारी पे शक होता है, शक नहीं होता बल्कि पक्की हो जाता है। जब कोई लोकसभा में जब लोगों ने बहुत ज्यादा हो हल्ला किया, तो 25 मई को इन्होंने 5 चरणों का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोट कितना डरा ईवीएम में वो बताया। इस दफा तो अब तक नहीं बताया। अब मानेंगे, हरियाणा इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है, पहली दफा जो मैं देख रहा हूं, जिसमें ये नहीं मालूम कि वोट डले कितने थे, ये मालूम है कि गिने कितने गए हैं। डले कितने एग्जैक्ट वोट बताए नहीं है इसी ने आज तक भी। ये बड़ी बड़ी विडंबना है कि आप वोट बता ही नहीं रहे, डले कितने आप गिन रहे हैं। ये तो ऐसे है, कोई दान करता है पेटी में आके, गुप्त दान करता जाता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, तो आप फिर उसको बाद में गणना करते, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं क्योंकि गुप्त दान हुआ है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये गुप्त दान हुई है वोट। गुप्त दान का मतलब आप समझ सकते हाँ, तो समझना क्या है, गुप्त दान मोदी भगवान, हो गया, हैं। यही है उसका फॉर्मूला, सीधा यही सीधा है, गुप्त दान मोदी यही है, भगवान। हाँ, लेकिन यही है। हम एक लाइन देखिए बस आखिर में 3 सेकंड में समझना चाहेंगे तीस्ता जी से कि आखिर ये सब कुछ हर जगह सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी निराशा हाथ लगी है, ये मशीनों का खेल, परसेंटेज का खेल, परसेंटेज में अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो परसेंटेज बताया नंबर ऑफ वोट से मैच नहीं कर रहा था, तो स्कूल तो आज तक हम लोग नहीं पता कर पाए कि जिस स्कूल से सारे पढ़े एक ही स्कूल से होंगे, पक्का है, और मैथ तो उसी स्कूल में पढ़े होंगे, और उस खूबी भी है उस स्कूल की, उस स्कूल से जितने पढ़े हुए निकलते हैं सब इतिहास का आत्मगौरव बता करके आत्ममुग्ध करते हैं। आर्यभट्ट की सबसे ज्यादा चर्चा यही लोग करते हैं। या हाँ, जीरो दिया जिस भारत ने, आर्यभट्ट की चर्चा यही करते हैं, 2 दूनी 5 गिन देते हैं। तत्काल आर्यभट्ट अगर उनकी आत्मा कहीं होगी तो वहीं से वो जीरो फेंक के मारने लगेंगे। चलिए, लेकिन कुछ तो कोई उपाय आप लोगों ने, कोई कैंपेन या कुछ पोस्टर भी चर्चा किया था डॉक्टर साहब ने, कुछ पोस्टर वगैरह भी आप लोग बना रहे देख हैं, क्या देखिए है कुछ? आशीष जी, मैं आपको बताऊं, एक तो मैं बात कहूं कि हमने झारखंड और महाराष्ट्र का जिक्र 3-4 बार किया, मगर हम ये नहीं भूले कि 20 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, और हाँ। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सवालें उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको आप जैसे लोग सब मीडिया के बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं। आज के जमाने में प्रयागराज, इलाहाबाद में यूपीएससी के परीक्षा देने वाले बच्चे 3 हफ्ते से लगातार वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, कोई कवरेज नहीं है।
झांसी के अस्पताल में बच्चे इतने बेरहमी से मारे गए ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब उसको मैं क्या कहूँ, क्या लफ्ज इस्तेमाल कर नहीं सकती मैं। और वो राज्य में 20 उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पे किसी की निगरानी भी नहीं है। और आपको याद होगा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा था मई महीने में। तो मैं ये जिक्र क्यों कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम और आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते जाएं, जो आप बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रिपोर्ट निकाला, दूसरा रिपोर्ट निकाला, उसके बाद जिस अच्छी तरह से जो डॉक्टर गर्ग ने वहां पे बिंदु बिंदु पे पॉइंट दिए थे कि हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन के पास एक्चुअल फिगर्स हैं, तो उसी को लेकर हमने पोस्टर बनाए, मैं आपको भेजती हूँ, आप दिखा भी सकते हैं। उसमें अंग्रेजी, मराठी, हिंदी तीनों में हमने बनाए। वो हमने कम से कम, मुझे लगता है 40-50 हजार लोगों को हमने भेजे, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप। क्योंकि देखिए एक चीज कर्नाटका के चुनाव के बाद जरूर हुआ देश भर में कि नागरिक इलेक्शन प्रोसेस में बहुत इन्वॉल्व हो गए और उत्साहित हो गए, क्योंकि उनको पहली बार लगा कर्नाटका 2023 के चुनाव के बाद कि हम आगे आने से कुछ फर्क पड़ सकता है। भले जैसे हम लोगों ने कहा कि विपक्ष इतना अलर्ट नहीं है जितना होना चाहिए, हम भी मानते आवाज उठाना चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ, मगर अगर वहां पे नागरिक है जो एक एक चीज पे बोले, ऑब्जेक्शन ले, बात उठाए, तो कुछ तो माहौल में फर्क आ सकता है, हम मानते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जनता और आवाम की इसके बारे में जानकारी बढ़ाना, रिपोर्ट निकालना, व्हाट्सएप पोस्टर्स फैलाना, और यही कहना कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य और संवैधानिक अधिकार है कि हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना हो ये हमारे अधिकार है। अभी आज ही आप देखिए बंबई के बाहर छोटा सा शहर है विरार, उत्तर, वहां पे पैसे लेते हुए किसी को पकड़ा गया जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। मतलब ऐसी चीजें हो रही थी जो मैंने पहले पत्रकारिता के जमाने में, जब वोट रिगिंग होता था ईवीएम आने से पहले, आपको याद होगा कि पूरे बूथ को कैप्चर करके, मतलब उससे भी बदतर चीजें हो रही है। और देखे कि वो वीडियो, मतलब हमारी और आपकी किस्मत है कि वो वीडियो बाहर निकला, कि कम से कम कोई बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उसको उतारा होगा, नहीं तो मुझे कोई भरोसा नहीं कि पुलिस या कोई भी वो वीडियो जारी करता। नहीं, कोई नहीं करता। हमें पता भी चलता कि इतने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लीडर के हाथ से न सिर्फ पैसा पकड़ा जाता मगर एक डायरी भी कि वो कहाँ पैसे बांट रहे थे। तो ये सब चीजें हो रही है। कल चुनाव हमारे राज्य में है, उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, और चुनाव आयोग इस तरह बिहेव कर रहा है कि बस हम तो कहीं दूसरे स्ट्रेटोस्फियर में घूम रहे हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं। बहुत बार बार देवासायम जी, डॉक्टर गर्ग जी और हम पॉइंट आउट करते हैं कि CSDS क्या सर्वे हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, इतने शॉकिंग फिगर्स आंकड़े आए थे कि पूरे आवाम जनता में सिर्फ 28% लोग हैं जो चुनाव आयोग पे विश्वास करते हैं। ये देश, आप सोचिए किस तरह की लोकशाही हमारी है और किस तरह की जमहूरियत। ये वो 28% भी मुझे लगता है 14 पे आ गए होंगे। चलते चलते आपने महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड की चर्चा की। मैं डॉक्टर साहब को, आपको दोनों लोगों को एक एक लाइन की खबर अवेयर करवा दूं, इसलिए क्योंकि हो सकता है आप लोगों के जरिए, मैं कहता हूँ 100 लोग तक भी अगर जाएगी खबर और अवेयर हो गए तो ये भी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में एक लाल कार्ड होता है, वो हर जगह लाल कार्ड, पुलिस जो है वो लाल कार्ड भेजती है जिनमें होता है आशंका कि ये चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, अशांति कर सकते हैं। जितने विपक्षी मतदाता हैं प्रभावशाली, सब पे हजारों लाल कार्ड उत्तर प्रदेश में बट रहे हैं। हमारे पास आया है उसका सबूत बाकायदे। वो लाल कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है आतंकित करने के लिए, भय फैलाने के लिए, डर का माहौल पैदा करने। और हमने रामपुर का तो किस्सा देख ही लिया था 2022 रामपुर मॉडल तो मसीह मॉडल, गुजरात, सूरत मॉडल और इंदौर मॉडल के ऊपर है रामपुर मॉडल। तो लाल कार्ड। दूसरा, विपक्षी मतदाताओं वाले एरिया में जेसीबी लगा करके रास्ते बंद किए गए हैं, कूड़े उड़े डाले गए हैं सफाई के नाम पे, ये विजुअल आया है। तीसरा विजुअल कानपुर के मेरे इस पे आप शो कर रहे हैं, मैंने किया इसको, मैं आपको लिंक दूंगा, किया मैंने।
अच्छा ये है कि सीसा मऊ एक क्षेत्र है जहां से जो है इरफान सोलंकी विधायक थे सजा हुई, उनके पिता मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर पुलिस का काफिला, मेरे पास वीडियो आया, मैं रुकवाया वीडियो क्योंकि मैं गाड़ी गिनते गिनते थक गया, वो हूटर और सायरन के साथ। इतना लंबा काफिला है कि मैंने उस पर तत्कालिक टिप्पणी यही की, अगर कि यही काफिला अगर मणिपुर में घुस जाए तो वहां शांति आ जाएगी। सही बात। इतना लंबा काफिला है। ये काफिला सिर्फ इसलिए था कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जब गाड़ियों के हूटर सायरन गुजरेंगे तो गब्बर वाला डायलॉग उल्टा हो जाएगा, बच्चे कहेंगे मम्मी पापा वोट डालने मत जाओ बाहर पुलिस का हूटर। तो वो डर फैलाने के लिए बुर्का पर जो है सवाल उठ रहा है कि कम से कम सिपाही तो बुर्का नहीं उठवाए, मतदान अधिकारी चेक करना, आइडेंटिटी चेक करे, वहां पर सिपाही बुर्का उठवाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। आपको एक और खबर दूं, झारखंड में असम पुलिस की तैनाती हुई है क्योंकि असम से प्रभारी आए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, तो साथ साथ पुलिस भी लगाई जा रही है वहीं की चुनाव में। कुछ दिन बाद मतदाता भी वहीं से ले आओ। ये इस सवाल इसलिए है क्योंकि हर राज्य के चुनाव में रिजर्व पुलिस लगती है अन्य राज्यों से, लेकिन मैंने इस पर इसलिए सवाल किया क्योंकि झारखंड से असम की दूरी 1200 किलोमीटर है। झारखंड से सीमा लगती है उड़ीसा की, झारखंड से सीमा लगती है बंगाल की, यूपी की, छत्तीसगढ़ की, बिहार की, 5 राज्यों की सीमा लगती है। बस से इस पार से उस पार हो जाते, 2 घंटे में ट्रेवल कर लेते। लेकिन असम से पुलिस क्यों आई? जिस स्टेट का प्रभारी सीएम आकर के वहां बैठा है असम में, वहां की पुलिस लगी है। अनिल लोकसभा देशमुख चुनाव में पर उत्तर प्रदेश में मणिपुर की पुलिस को लाया गया था जब मणिपुर जल रहा था। आपने कल देर रात देखा, मैं रात के 12:30 बजे मुझे बैठना पड़ा प्रोग्राम करने के लिए, अनिल देशमुख पर जो हमला हुआ, वो भी भय पैदा करने के लिए कि जब अनिल देशमुख नहीं सुरक्षित रहेगा तो अनिल देशमुख का समर्थक नहीं सुरक्षित है। यही आदमी सोचेगा ना कि जब हमारा नेता नहीं सेफ है भैया तो हम क्यों जाएं लड़ने के लिए, हम भी सेफ नहीं है। तो ये अगर आप लोग भी इसको मतदान से पहले, मैं तो चाहता हूं कि कम से कम जितने लोग अवेयर हो पाए। हालांकि डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही कहा था 78 साल के भगत सिंह, आप आगे बढ़िए, आप लड़िए, तीस्ता शीतलवाड़, ये हमारी वीरांगना, ये आगे बढ़े, लड़े, हम तो हर जगह आहुति देने के लिए तैयार है। मैं हमेशा कहता हूँ खुलेआम में लड़ना ही होगा। ढकोसला नहीं करता कि नहीं जी मैं निष्पक्ष हूँ और ये हूँ फलान हूँ, मैं हाँ आशीष बोलिए। जी, हमें लड़ना ही होगा और कोई नहीं, रास्ता ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लड़ना ही और होगा। चुनाव की प्रक्रिया जनता का सबसे मूल्य अधिकार है कि पूरी चुनावी ये प्रक्रिया जो है साफ सुथरी हो और जवाबदेही हो। यही एक ऐसा हथियार ही है जो हथियार एक ही मारक क्षमता के साथ राम खिलावन के पास भी है और अडानी के पास भी है। ऐसा नहीं है कि अडानी वाले में से 5 वोट निकलेंगे, 5 गोली निकलेगी और राम खिलावन में से आधा निकलेगा। अडानी के भी बटन दबाने पे एक ही वोट निकलेगा और राम खिलावन के दबाने पे भी एक ही वोट निकलेगा। इसलिए आपके दर्शकों को मैं एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दीजिए। बिल्कुल, सांसद में जब नई सांसद बैठी जून जुलाई में जब बैठी इलेक्शन के बाद, तो मुझे अभी भी याद है कि सबसे साफ सुथरा जो बयान था वो अखिलेश यादव जी का था। उन्होंने कहा कि अगर मैं 85 से 85 सीट भी जीत लूं ना तो भी मुझे ये मशीनों और प्रक्रिया पर शंका रहेगी। ये बिल्कुल, मैं ये आपने याद दिलाया, मैं अक्सर कार्यक्रम में वो क्लिप सुनवाता हूँ कि अखिलेश इस मामले में अखिलेश से ज्यादा क्लियर विजन किसी का नहीं, तो कि हम 80 के 80 उम्मीद कम से कम करते थे, जो हम कांग्रेस से इतना नहीं करते थे, मगर उनसे करते थे कि जब ये आप इतना क्लैरिटी रख रहे हो तो आप क्यों नहीं भिड़ पड़े चुनाव आयोग के साथ 2024 के बाद। और आपके पास अभी इलेक्शन आएगा 2027 महमूद में। प्राचा जी अपोजिशन के सामने वो कर रहे हैं आंदोलन के भी आपकी भी जिम्मेवारी है इस संविधान को बचाने की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसको मिल के आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा, क्योंकि विकल्प और कोई नहीं है। तीस्ता जी धन्यवाद, और मेरी तो हमेशा शुभकामनाएं, सहयोग हर तरीके से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से मैं साथ हूं। इसके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद, और डॉक्टर साहब को तो प्रणाम। इजाजत दीजिए, नमस्कार।